हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सबसे पहली बात होती है मास डिफेक्ट, मास लॉस हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे मास कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो मास और एनर्जी दोनों मिलके कंजर्व है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ मास गायब हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास एनर्जी दोनों मिलके कंजर्व होते हैं, इंडिविजुअली कंजर्व नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स में आपस में रिपल्सन होता है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स अनचार्ज पार्टिकल हैं, तो कोई कुछ नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज तो आपस में रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे और न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे। फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इनको आपस में बांध के रखे हुए है, वो जो चीज़ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और जो एनर्जी है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो इनको बांध के रखती है। बांध के रखने वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन वो एनर्जी आई कहाँ से? एक्चुअली थोड़ा सा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बनता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बट मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन सम ऑफ masses of protons and neutrons। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है, उसका जो सम होता है, वो न्यूक्लियस का मास उससे थोड़ा सा कम होता है। एक्चुअली जब उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को जब पास लेके आते हैं तो वो एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम, एक्चुअली थोड़ा सा मास वहाँ पे कम हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो मास जो चेंज हुआ उसको बोला मास डिफेक्ट, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, इतनी बात समझ में आई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में है, सबका मास जो भी है मान लो m है, लेकिन जब सबको पास लिया न्यूक्लियस के अंदर तो वो m थोड़ा सा कम हो गया। वो जो कम हुआ वो एक एनर्जी है जो इनको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कैसे निकालें भाई। देखो, MP मास ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, M कैपिटल N मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मास डिफेक्ट, स्मॉल मास जो चेंज हुआ वो क्या निकलेगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस का मास। तो बेटा डेल्टा M का फॉर्मूला कितना आ गया? ये। क्या मेरी बात समझ में आई? डेल्टा M का फॉर्मूला कितना आ गया? ये, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया मास डिफेक्ट। क्लियर? तो मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला होता है। अब इसी के ऊपर जेई ने एक सवाल पूछ लिया, कैसे? देखो, आई थिंक 2008 में पूछा था।
मास m0 is mass of oxygen isotope m0 is the mass of oxygen isotope this mp and mn be mass of proton and neutron. ठीक है, देन मास डिफेक्ट इज, तो मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? z कितना है 8 और a माइनस जेड कितना है 17 माइनस 8. ठीक, तो डेल्टा एम क्या आएगा? जेड एम पी प्लस में a माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. तो z कितना है भाई 8 एम पी प्लस 9 एम एन, बोलो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एम नॉट. हमारा सवाल ख़त्म हो गया. बोलो, हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया. तो इस टाइप से आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल. तो मास डिफेक्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया भाई. टोटल मास, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स आपस में रिपेल करेंगे तो रुकने नहीं चाहिए. इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी है जो उसको बांध के रखी हुई है, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी. और वो एनर्जी आई कहाँ से? कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो मास क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट. क्लियर? ठीक है भाई. इसके बाद एक छोटी सी चीज़, मास एनर्जी इक्विवेलेंस. Einstein gave a relation for conversion of mass into energy and energy into mass. मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में. E इक्वल टू mc स्क्वायर. c स्पीड ऑफ लाइट, m mass to be converted into energy. बात समझ में आ गई? मास जो एनर्जी में कन्वर्ट करना है उसके लिए ये फॉर्मूला हम ध्यान रख लेंगे. फॉर एनर्जी ऑफ मास डेल्टा एम, जो अभी चेंज हुआ, तो E क्या हो जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर. बात समझ में आई या नहीं आई? E क्या हो जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर. अरे बोलो, डेल्टा एम सी स्क्वायर. क्लियर? ओके. अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और, इसी के साथ साथ एक चीज़ और, मास को एनर्जी में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या है? हमें पता है एटॉमिक मास यूनिट मास है, एनर्जी में कन्वर्ट करें. एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU. तो E इक्वल टू 1 AMU मास इंटू में c स्क्वायर. हाँ या ना? ठीक है. 1 AMU कितना होता है? 1.66 10⁻⁻27 3 10⁸ का स्क्वायर. 9 10⁻16. अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास जो आया एनर्जी 1.66 इंटू 9 10⁻27 में से 10 गए 17 में से 6 गए 11, इतना आ गया. ये आई जूल में.
इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्दर सोल्व करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ मास 1 एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मेरे पास कोई मास एटॉमिक मास यूनिट में है तो उसकी डायरेक्ट एनर्जी मैं बना सकता हूं। जैसे मास दे रखा है 27U, तो डायरेक्ट इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 27 इंटू 931.5। आई बात समझ में? सीधा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है शॉर्टकट, या फिर मास को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। मास डिफेक्ट आ गया, मास एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा पता लग गया। और माइक्रोस्कोपिक लेवल, न्यूक्लियस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे मास और एनर्जी दोनों कंजर्व नहीं होते, दोनों अलग अलग कंजर्व नहीं होते, मास एनर्जी दोनों मिला के एक साथ कंजर्व होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, उससे पहले तो दिक्कत चल रही थी, क्योंकि कभी मास गायब हो गया, कभी एनर्जी गायब हो गई, और साइंटिस्ट सोचते रहे एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया, मास कंजर्वेशन फेल हो गया, लेकिन लास्टली पता लगा कि दोनों मिलके कंजर्व हैं, अकेले नहीं हैं। इसके बाद बात आती है बाइंडिंग एनर्जी। इसको डिफाइन करें तो इट इज द एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस। ये एक एनर्जी है जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखते हैं। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रोटॉन्स आपस में रिपेल करते, इसलिए चाहिए। ठीक है भाई, बाइंडिंग एनर्जी जो बांध के रखे, क्लियर। और में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट the nucleons to infinity from nucleus। न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियस आपको दूर दूर ले जाओ, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए वो भी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है भाई, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या आया था, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस सी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और सी स्क्वायर ना करें, अगर ये एटॉमिक मास यूनिट में सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई ए, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिफाइन करें तो इसको क्या करेंगे, इट इज द एनर्जी, it is the energy required to separate one nucleon from nucleus to infinity। एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से खींच के ले जाओ इन्फिनिटी तक, उसमें जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसको खींचना मुश्किल होगा, उतना ही न्यूक्लियस स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब फिक्स, उसके ऊपर आसपास के फोर्सेस का जल्दी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को खींच के निकालना जितना मुश्किल है उतना ही वो स्टेबल है। बात समझ में आ गई। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर भाई, ये बात समझ में आ गई।
अब मान लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी आ जाए तो हम क्या करें, देखो सपोज करो हमारे पास आयरन दिया हुआ है 2656, ठीक है, मास ऑफ Fe 55 पॉइंट मान लो ये कितना था 50.5904939, ये मान लेते हैं अप्रॉक्स। U मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, ये मान लें U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये सवाल आ गया, सबसे पहले क्या निकालना है, मास डिफेक्ट। ठीक, Z कितना है 26, A कितना है 56, तो 26 MP 2 डिजिट तक ले लें, ठीक है, प्लस A माइनस Z 56 माइनस 26 30, 1.0086 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 55 पॉइंट, ये ले लिया, पॉइंट के बाद 4, बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये डेल टाइम, अब डेल टाइम अगर देखा जाए तो और शॉर्टकट करें इसको तो भाई 2 डिजिट तक ले लो, आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन तो हमें ही करनी है ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं। 26 30 55 90 अप्रॉक्स आ जाएगा, 56.00 माइनस 55.90। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास डेल टाइम कितना आ गया भाई, 0.010 U। बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, डेल टाइम C², ठीक है। या फिर हम यूज करें 0.10 U 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई भाई, बटे में 100, 93.15 अप्रॉक्स, राउंड फिगर में, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा जाए तो 93.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में मास नंबर कितना है 56, सॉल्व कर लो। 56 एकम 56, 60 30 33 4 37, तो 37 1 5 7 35, 6 पे जाएगा, 30 33 4 1.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ गई, इतनी। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना, मास इफेक्ट मल्टीप्लाई, ये स्टेप याद करने हैं, ये आ गया। या तो U को चेंज करो किलोग्राम में और C² से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा इससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। A से डिवाइड कर दो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन दे दिया, 4 रिएक्शन, जेई ने पूछा था एक बार, प्रोटॉन प्लस लिथियम 37 2 हीलियम 24, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझ जाओगे ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 लिथियम 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 हीलियम 7.06,
फाइंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की हमें बाइंडिंग एनर्जी बताओ। अब देखो जब ये रिएक्शन हो रही है, ये इसके साथ कुछ ना कुछ कोलाइड करेगा, जो भी होगा फिर ये बनेगा। इसका मतलब प्रोटॉन की भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए। प्रोटॉन मस्ट हैव सम एनर्जी बाय एनर्जी कंजर्वेशन। अब आप कहेंगे कुछ मास तो चेंज होगा। अगर हम सिर्फ मास के चेंज को नेगलेक्ट करें, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि मास के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं क्या चेंज हुआ। समझो मेरी बात, नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो मास कंजर्वेशन क्या कहेगा? बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ लिथियम, एनर्जी ऑफ हीलियम। तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ हीलियम, एनर्जी ऑफ लिथियम। ठीक है, अब सुनना, एनर्जी ऑफ हीलियम कितनी है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की इतनी है। हीलियम में कितने न्यूक्लियन है? 4। तो 7.06 गुणा 4, कितने हीलियम है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस लिथियम में कितने न्यूक्लियाई हैं? 7 न्यूक्लियन है इसके अंदर, लेकिन एक की कितनी है? 7 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये कैसे करें? 4 6 24, 4 7 28, 2 7 0 0, 7 6 42, 4 7 35 और 4 39। ठीक है भाई, तो 28 दूनी 56.48 प्लस 39.20, 9 और 6 15, 5 3 8 1 9, 68। तो प्रोटॉन की एनर्जी 95.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी। प्रोटॉन की निकालनी थी तो हीलियम में से लिथियम को माइनस करना है। फॉर्मूला देखो, ईपी निकालना है, ये उधर जाएगा। तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। ये आएगा। अब देखो 48 में से 20 गए 28, 6 में से 9 गए तो 9 और 7 16, ये 4 बच गया 1, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? ये प्रोटॉन की एनर्जी आएगी। इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए। जेई जनरली बच्चों का माइंड चेक करती है कि वो क्या लगाता है कैसे, क्योंकि मास इफेक्ट निकालने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं कि ना। तो मास इफेक्ट तो एक का आएगा भाई, एक था वो उसमें टूटा, अब यहाँ तो 3 दे रखे हैं, पता ही नहीं क्या है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसी के ऊपर एक अच्छा सवाल, जेई ने 2010 में पूछा था। क्या? अ न्यूक्लियस m प्लस डेल्टा m इज एट रेस्ट एंड एक्सप्लोड इनटू 2 डॉटर का मतलब टूटने के बाद जो बनेंगे उसका डॉटर, जो पहले था वो पेरेंट। 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ मास m/2 ईच। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज c, स्पीड ऑफ लाइट अगर c है देन फाइंड, स्पीड ऑफ लाइट अगर c है देन फाइंड स्पीड ऑफ ईच डॉटर न्यूक्लियाई। बढ़िया सवाल, ज़बरदस्त सवाल। सबसे पहले सोचो, m था, m/2 2 बन के डेल्टा m कहाँ गया? ये डेल्टा m जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। बात समझ में आई? तो मास ये जो था ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो डेल्टा m मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी।
m प्लस डेल्टा m रेस्ट पे था, m/2 इधर गया, m/2 इधर गया, v से मास सेम था। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व होता है, आपको पता ही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 अपने आप एक्सप्लोड हुआ, बाहर से फोर्स है नहीं, बात समझ में आ गई। अपोजिट जाएंगे दोनों, ठीक है। नाउ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? टोटल एनर्जी क्या थी? मास डिफेक्ट की एनर्जी। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। आइंस्टाइन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा एम सी स्क्वायर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये कन्वर्ट हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरे का मास, क्योंकि जब कोई बॉडी मूव करेगी उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो नहीं सकती, ठीक है, पर मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो हो सकती है। तो यहाँ क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई 4 एम वी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा एम सी स्क्वायर। अरे हाँ या ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई 2 1 1 2 2 से ये कटेगा, ये आ गया डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ कर रहा हूँ मैं 2 ऊपर m नीचे v। तो वेलोसिटी ऑफ ईच डॉटर न्यूक्लियर कितनी आ गई? 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई एम। बढ़िया सवाल था। पहली चीज़ तो यहाँ सोचना है कि ये मास गायब हुआ, ये गायब हुआ तो कैसे कन्वर्ट हुआ। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी सवाल, ठीक है ना। कंसेप्ट पकड़ना है हमें, ओके ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया, मजे आ गए, अच्छा सवाल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी का पार्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। भाई ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है? देखो, इट इज अ ग्राफ बिटवीन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। यहां से पता लगेगा किस न्यूक्लियाई के लिए एनर्जी कम ज़्यादा क्या होती है। देखो, यहाँ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हर न्यूक्लियाई की अलग अलग होती है। इधर मास नंबर इस टाइप से। तो यहाँ हम देखेंगे ग्राफ इस टाइप से बनाना है आपको। देखो एग्जाम में आ जाए तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद ये इस टाइप से ऐसे जाएगा, ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप, हीलियम 24, लिथियम 37, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 1618। आइसोटोप टॉप पे आयरन Fe56 और चलते चलते लास्ट पे यूरेनियम 238 चलता जाएगा, ठीक है भाई। और इसको मैं थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ अच्छे से, इस टाइप से Fe, यूरेनियम 238, ठीक है। तो यहाँ हम देखें 50, 100, 150, 200, 250, तो 238 नियरली यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ओके। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और इसकी होती है 8.8। यूरेनियम की अगर देखी जाए तो वो यहाँ कहीं आएगी 7.6। तो ये ग्राफ मुझे मिलता है
इस ग्राफ में आप क्या देखोगे, ये H11 भी ले सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, किनके लिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए, है ना, कम है ना। तो ये ग्राफ हमने देखा इस टाइप से पेपर में ड्रॉ करना आ जाता है, CBSE ICSE बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में 2-3 नंबर तो इसके ही मिल जाते हैं हमें। तो अच्छे से ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना। फीचर्स की बात करें, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो फीचर्स की बात करें, 4 लाइट न्यूक्लियाई कम, H11, H12, H13, 4 लाइट न्यूक्लियाई, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल। फीचर्स पूछ लेते हैं एग्जाम में, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास मास नंबर जब 2 से 20 तक, 16 और आगे चले जाओ, 2 से 20 तक जो मास नंबर है तो 3 शार्प पिक दिखाई दे रही है, और भी होती हैं, हमने 3 बनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियाई जिनके कॉरस्पॉन्डिंग शार्प पीक आ रही है, ये अपने नेबर्स, पड़ोसी के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। फॉर मास नंबर 2 to 20 वी हैव सम न्यूक्लियाई विद शार्प पीक like helium, carbon, oxygen. These are more stable than their neighbors. ये अपने नेबर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, फॉर A 30 to 120, किसी किसी बुक में यहाँ वेरिएशन होता है, फॉर A 40 to 130, कुछ भी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली कांस्टेंट, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मास नंबर 40 से 130 या 120 ले लें, 30 से 120 ले लें, इनके लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली कांस्टेंट है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चौथा, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन विच इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कितनी है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है भाई। फीचर्स के 4 पॉइंट समझ में आ गए, ओके। अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन तो आगे आएगा, लेकिन आपको पता है एक बड़ा न्यूक्लियर जब टूटता है तो फिजन बोलते हैं, छोटे जुड़ते हैं तो फ्यूजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हाउ विल यू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी करो, या नेम टू प्रोसेस इन्वॉल्व, या नेम टू प्रोसेसेस विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी करो। तो 2 फिनोमिना, processes which are explained by this curve। पहला न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन देखो, जब हम हाई मास नंबर से लो की तरफ जाते हैं, तो मास नंबर यहाँ ज़्यादा है, लो की तरफ जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एज वी मूव फ्रॉम हाई मास नंबर टू लोअर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीजेज। अब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई,
कोई भी चीज़ स्टेबल रहना चाहती है तो वो अपनी एनर्जी कम रखनी चाहती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलग चीज़ है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो गई। सो टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में जल्दी से चेंज ना होना, वही रहना। अ हैवी न्यूक्लियस या हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू 2 or more light nuclei with release of energy। दो या दो ज़्यादा छोटों में टूट जाते हैं और विद एनर्जी निकलती है उसमें, तो क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। समझ में आ गई बात। जैसे यूरेनियम 235 के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन जब बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है। आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एनर्जी निकलती है। सेकंड आता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या होता है, देखो लो मास नंबर से हाई की तरफ जाते हैं तो यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। तो एज वी मूव फ्रॉम low mass number to higher, binding energy of nucleons increases, so 2 light nuclei combine to form a heavy nuclei या heavy nucleus to get stability with release of energy। एक हैवी न्यूक्लियाई में दो मिलके हैवी बना देते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्यूजन, जुड़ना। तो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस फिनोमिना देते हैं या फिजन को इसके बेस पे कैसे, 2-3 नंबर में हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। तो क्वेश्चंस बन जाएंगे इस टाइप से, कोई खास बात नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे जनरली बोर्ड एग्जाम में, हाउ विल यू एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर मास नंबर 30 to 120। अभी भी आपने कहा था 30 से 120 तक एवरेज बाइंडिंग एनर्जी नियरली कॉन्स्टेंट 8.5, कैसे, तो क्या है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर मास नंबर रेंज 30 to 120। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, सॉल्यूशन में, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द न्यूक्लियॉन्स interact with their nearest neighbors only। न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट विद देयर नियरेस्ट नेबर्स, मान लो ये कोई न्यूक्लियॉन है तो इसके आसपास ये न्यूक्लियॉन है, इनके पीछे भी है, तो ये जो न्यूक्लियॉन है ये इनसे इंटरेक्ट करेगा, पीछे कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो जब ये है तो ये इससे करेगा, तो उसके पास जो है उससे करेगा, उसके पीछे उससे आगे पीछे कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नियरेस्ट सबसे पास जो होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है। तो न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट विद देयर नियरेस्ट नेबर्स ओनली, तो ये इसका आंसर होगा, 1 या 2 नंबर में आ जाता है, आप लोग कर सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म रह गई, न्यूक्लियर फोर्स।
अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स उनको बांध के रखते हैं, एनर्जी है, लेकिन एक फोर्स है, जो फोर्स कहलाएगा वो एनर्जी से ही फोर्स आएगा, वो फोर्स बांध के रखता है, उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस को बांध के रखता है, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और ये बाइंडिंग एनर्जी से आता है। फीचर्स, प्रॉपर्टीज, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैग्नेटिक। दूसरा, इट इज ऑफ शॉर्ट रेंज। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव है, उससे बाहर नहीं। 10⁻⁻15 मीटर तक ये दो न्यूक्लियाई के बीच में, दो न्यूक्लियंस के बीच में काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर चार्ज। मतलब चार्ज है या नहीं, उस पर फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सेम न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 सेम। क्यों, शुरू में ये सोचा गया कि भी प्रोटॉन प्रोटॉन तो आपस में रिपेल करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई रिपल्सन नहीं होता, तो इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ रिपल्स की वजह से कुछ कम हो जाएगा। लेकिन बाद में पता लगाया कि दोनों में सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, इट इज स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब है कि न्यूक्लियन जो है, ठीक है ना, वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उस चीज़ का फर्क पड़ता है। ये हायर लेवल पे आता है, पार्टिकल फिजिक्स जब आगे पढ़ते हैं एमएससी लेवल पे, वहाँ। इट इज नॉन सेंट्रल, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, जैसे कूलम्ब्स फोर्स वगैरह होते हैं। इट इज नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होता। बात समझ में आ गई। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। ये इनवर्स स्केयर लॉ को भी ओबे नहीं है, जैसे कूलम्ब्स लॉ में होता है F = K Q1 Q2/R², वैसा यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। इसके बाद मान लो क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ प्लॉट विद फॉर अ पेयर ऑफ न्यूक्लियंस ड्रॉ ए प्लॉट फॉर ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस विद देयर potential energy. Draw a plot for a pair of nucleons for potential energy of a pair of nucleons with their nuclear separation. न्यूक्लियर सेपरेशन। तो इसमें क्या करना है, देखो न्यूक्लियर सेपरेशन फर्मी मीटर में होंगे 10⁻⁻15। ये पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप से। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये ग्राफ बेटा इस टाइप से आता है। क्या समझ में आया यहाँ पे? यहाँ देखो, जब दो न्यूक्लियन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन,
अट्रैक्शन। कभी कभी से हमारे बोर्ड एग्जाम से आ जाते हैं, ग्राफ दे देंगे, बताओ या फिर एक प्लॉट आपसे ड्रॉ करवा लेंगे और बताओ अट्रैक्शन और रिपल्सन का कौन सा रीजन है। तो एनर्जी जहाँ पॉजिटिव हो रिपल्सन, एनर्जी जहाँ नेगेटिव हो अट्रैक्शन। तो डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा है तो अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत वीक। तो जब दो न्यूक्लियन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अट्रैक्शन बहुत वीक है। जब उनके बीच में सेपरेशन कम होता जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? पोटेंशियल बढ़ेगी मतलब फोर्स भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा, बढ़ता बढ़ता एक टाइम पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए यू क्या होगा, मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक ये 0.8 फर्मी होता है। यहाँ पे यू मैक्स है, बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये यू मैक्स है। इसके बाद जब और ज़्यादा करोगे गैप कम, और ज़्यादा गैप कम करोगे, डिक्रीज होता जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे यू क्या हो गया, 0। इस सेपरेशन के लिए यू क्या हो गया, 0। अगर इससे ज़्यादा और कम करोगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। जनरली लोगों ने सोचा कि भाई अट्रैक्शन है तो सारे न्यूक्लियाई सारे न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उनमें सेपरेशन है तो अट्रैक्शन है, लेकिन एक लिमिट के बाद उनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? एक लिमिट के बाद उनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? अगर इसी ग्राफ को हम फोर्स के लिए ड्रॉ करें, सेम आएगा। सेम टू सेम वही आने वाला है, बस यहाँ पे ये 0.8 फर्मी यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? तो यहाँ पे ये फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, रिपल्सन, अट्रैक्शन। ठीक है भाई, ये जनरली बोर्ड एग्जाम में हमारे पास पूछ लेते हैं। ठीक है, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, कैसे आई, मास इफेक्ट, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब बातें कैसे कैसे क्वेश्चंस इनके ऊपर बोर्ड एग्जाम में, नीट जेईई में बनते हैं, हमने डिस्कस किए। तो बड़े अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने, नोट्स बनाइएगा अच्छे से और बने रहिएगा आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।